Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that criticism was going on, and alhamdulillah we have covered all the major uh, critics like Aristotle and Philip Sidney, T.S. Eliot, Raymond William and Catherine Belsey. So in today's video we'll discuss about analysis of modern theories by Catherine Belsey. Actually it is the last assignment from current notes and the page number is 280, and I'm feeling really very blessed and glad that today we are going to finish our assignment. So let's start guys. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें हम लोग यानी देखेंगे कि where does the meaning lies, यानी वो कहती है कि मीनिंग रीडर के माइंड में है, राइटर के माइंड में है, या हम यानी अकॉर्डिंग टू ऑथर्स आइडियोलॉजी मीनिंग को अडॉप्ट करते हैं. असल में मीनिंग है कहाँ, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमें ग्रेजुअली लेकर जाएगी अपने कंक्लूजन तक, और जिस पे वो हमें बताएगी कि मीनिंग कहाँ लाइक करता है. वो मीनिंग का यानी जो भी हम ढूंढ रहे होते हैं अपने टेक्स्ट में, या जो भी हम लोगों को चाहिए वो कहाँ से हमें मिलता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस. How Catherine Belsey has analyzed modern theories, a literary criticism, and which one she preferred. ठीक है, और एग्ज़ाम में ऐसा भी आ सकता है कि उसने किसे प्रेफर किया, क्योंकि दो चीज़ें लिंक कर रही हैं ना एक दूसरे के साथ, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और बहुत सी थ्योरीज़ भी उसने यूज़ की हैं. तो यानी ये एक बड़ा अबंडेंट क्वेश्चन है जो अपने अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिए हुए है. तो इससे रिलेटेड अगर 3 से 4 क्वेश्चंस भी आ जाएं तो आप बड़े अच्छे से उनको लिख सकोगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Catherine Belsey critical practice is actually a critical history of modern critical theories. क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है, ये पूरी बुक जो है क्रिटिकल प्रैक्टिस, ये बेल्से की अपनी नहीं है. यानी उसने अपनी कोई थ्योरी पेश नहीं की. बुक तो ये उसने लिख दी है, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी थ्योरीज़ हैं, उसने अडॉप्ट की हैं दूसरे क्रिटिक्स की, और फिर उसने उनको यानी एक एक करके अपने आइडियाज़ के साथ मैच करके उनको बयान करती गई है, और हम लोगों को बताती गई है अपना नज़रिया. ठीक है, कैथरीन बेल्से की अपनी कोई थ्योरी नहीं है. उसने दूसरी थ्योरीज़ को अडॉप्ट करके एक बुक में उन्हें क्रिएट किया है, एक बुक में उन्हें फॉर्म किया है जिसका नाम है क्रिटिकल प्रैक्टिस. The book is about semantics. Example: the problems of meaning. The problems is where the meaning lies in the piece of literature. और असल उसको मसला क्या है, असल यानी हम लोगों को डिफ़ाइन करना क्या है कि जो मीनिंग है, मीनिंग का मतलब गैस यानी क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, तो इसलिए साथ साथ डिफ़ाइन करना थोड़ा ज़रूरी है कि मीनिंग की बात क्या हो रही है. यानी मीनिंग का मतलब क्या है. मीनिंग का मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट यानी जो भी पोइम है, ड्रामा है, नॉवल है, जो भी कुछ आप पढ़ते हो, ठीक है, उसका आप कैसे उसको परसीव करोगे कि यानी उसका मकसद क्या है लिखा जाने का. ठीक है, क्या आप ये देखोगे कि रीडर आप खुद हो तो आपको उसको किस तरह समझना है, या आप देखोगे कि राइटर आपको क्या सिखाना चाह रहा है, या आप देखोगे कि इन्वायरमेंट में ये यानी क्या चीज़ क्रिएट की जा रही है जिसके अकॉर्डिंगली ये पीस ऑफ आर्ट लिखा गया है या ये पर्टिकुलर वर्क लिखा गया है. वो 3-4 चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मैच करती है, और फिर बताती है कि वो खुद कंफ्यूज है कि असल में मीनिंग है कहाँ. वो असल में खुद ढूंढना चाह रही है अपनी बुक के थ्रू, और फिर एंड पे वो कंक्लूड करती है इन सब चीज़ों को, और फिर अपनी राय देती है. कैथरीन बेल्से. ठीक है, Belsey identifies 6 possible approaches to locate the meaning, और वो 6 तरह की जो अप्रोचेस हैं यानी लिटरेरी अप्रोचेस हैं उनको हमारे सामने लाती है, और फिर हमें ग्रेजुअली बताती है कि वो कहना क्या चाह रही है. At least 6 theories about semantics have been thoroughly persuaded by her. और 6 तरह की जो थ्योरीज़ हैं उसने वो यानी कायल हुई है उनसे, और फिर उनके अकॉर्डिंगली अपना जो यानी मुद्दा है वो बयान करती है.
व्हाट इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी क्या है एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म? और इसका यानी क्या मतलब है, इसका क्या फ़र्क है, कैसे आप फ़र्क निकालोगे इसका लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ? वेयर डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट? हम लोग टेक्स्ट का मीनिंग जो भी हम पढ़ते हैं उसका मतलब हम कैसे निकालें कि असल में उसका मतलब है क्या? इन द ऑथर्स हेड, क्या जो ऑथर सोच रहा है क्या हमें भी वही सोचना चाहिए? इन द रीडर्स, क्या रीडर के माइंड में होना चाहिए यानी जो हम सोच रहे हैं? और डू वी इंस्टेड मेक मीनिंग इन द पर्टिकुलर ऑफ रीडिंग इटसेल्फ? और क्या हमें उसको रीड करके एक यानी प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहिए कि इसका मकसद जो है असल में है क्या? इफ़ सो, अगर ऐसा ही है, what part do our own value plays in the process of interpretation? और अगर ऐसा ही है तो क्या ऐसा यानी एक प्रॉपर ऐसा क्या वे होना चाहिए जिसे हमें यानी अपने पूरे प्रोसेस को इंटरप्रेट करने के लिए उसकी पूरी तशरीह और वजाहत करने के लिए हमें वो तरीका राइज करना चाहिए? ऐसा क्या यानी तरीका है, ऐसा क्या प्रोसेस है जो हमें पता होना चाहिए कि मतलब कैसे हमें पता लगे कि इस टेक्स्ट का मतलब क्या है? यानी अगर ये किताब लिखी गई है तो ये किस मकसद के लिए लिखी गई है, इसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है? एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टेक्स्ट? और टेक्स्ट का किरदार क्या है, यानी ये अगर लिखा गया तो इसका पीछे क्या मकसद है? Catherine Belsey considers these and other questions concerning the relation between human beings and language, readers and text, writing and cultural politics. अब जो कैथरीन बिल्से है वो कंसिडर करती है इन तमाम क्वेश्चंस को, इन सब क्वेश्चंस को वैल्यू देती है और कंसर्न उसका जो है वो है इन सब का आपस में रिलेशन कि ह्यूमन बीइंग का रिलेशन लैंग्वेज के साथ क्या है, रीडर का टेक्स्ट के साथ क्या है, राइटर का कल्चरल पॉलिटिक्स के साथ क्या है, ठीक है? कि यानी ये सारी चीज़ें आपस में लिंक करती हैं। तो अब वो खुद कंफ्यूज है कि ये अगर ये सब चीज़ें हैं तो यानी कहाँ मीनिंग हम कहाँ से ढूंढें, कहाँ से तलाश करें? Assuming no prior knowledge of post-structuralism, critical practice guides the reader confidentially through the maze of contemporary theory. It simply and lucidly explains the views of key figures and through the maze of contemporary theory, it simply and lucidly explains the views of key figures such as Alois Althusser, Roland Barthes, Jacques Lacan, and Jacques Derrida, and shows their theories at work in reading of familiar literary text. ठीक है, अब ये थोड़ा यानी लंबा ही हो गया था लेकिन मुझे एंड करना था अपना फ़िक्रा। तो वो जितने भी यानी ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के जितने भी एक्चुअली जो भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनकी वो क्रिटिकल प्रैक्टिस को हमारे सामने लाती है और उनकी जो थ्योरीज़ थी उनको ला के उनके साथ उनको यानी वाजिया करके हमें फिर एक यानी वो स्मूथ रोड बनाती है जिस पे हमें वो चलाती है, हमें साथ साथ वो बताती जाती है थ्योरीज़ के बारे में और फिर यानी हमें वो तैयार करती है। कैथरीन बिल्से एक बड़ी मुनफरिद सी क्रिटिक है, वो हमें असल में पहले हमारा माइंड तैयार करती है, हमारा एक ब्लैंक सेन है, ठीक है? फिर वो हमें सारी थ्योरी से मुतारिफ़ करवाती है, हमें फर्डिनेंड डिसॉशर की जो है यानी जो भी क्योंकि वो लिंग्विस्ट थे बड़े ज़बरदस्त, तो उनकी थ्योरीज़ को पेश करती है जिसमें साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लैंग, पेरोल एट्सेट्रा, सेमियोटिक्स और ये सारी चीज़ें। फिर अल्थ्यूज़र्स की आइडियोलॉजी के बारे में बताती है, फिर यानी डिफरेंट हम लोगों को चीज़ें बताती है और फिर हमें यानी उस हमारा माइंड प्रिपेयर कर देती है ताकि हम अपनी भी राय साथ साथ दे सकें। फिर मसला ये है कि वो किसी चीज़ को ये नहीं कहती कि गलत है, वो कहती है कि हर चीज़ अपने अंदर कुछ ना कुछ अहमियत लिए हुए है क्योंकि हर इंसान को वो जो टॉपिक है बेहतर लगेगा। कोई समझेगा कि हाँ जो लैंग्वेज है वही प्रॉपर मीनिंग देती है हमें, कोई समझेगा कि नहीं आइडियोलॉजी से हम अडॉप्ट करते हैं मीनिंग, कोई समझेगा नहीं जो मीनिंग है वो रीडर के अपने माइंड में होता है, कोई समझेगा कि नहीं जो राइटर जो हमें बताना चाह रहा है वही असल मीनिंग है, ठीक है? तो डिफरेंट कैटेगरीज़ है ना।
तो फिर वो कहती है यानी इसमें कि जितने भी मैंने नाम लिए हैं, लॉयस अल्थुसर, रोलैंड बार्थेस, जैक्यूज लकान और जैक्यूज डेरिडा, ये सब यानी इन्होंने अपनी अपनी राय दी, ठीक है। अब वो इन सब राय, इनकी सबकी राय जो है उनको रखती है हमारे सामने और फिर हमें बताती है, अपनी राय भी रखती है साथ, और फिर बताती है कि हम इवेल्युएट करें कि असल में मसला है क्या। Then critical practice argues that theory matters because it makes a difference to what we do when we read, opening up new possibilities for literary and cultural analysis. अब वो कह रही है literary practice जो है argue करती है that theory matters, जो थ्योरी है, ठीक है, वो मैटर करती है बिकॉज इट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि यही हमें फ़र्क बताती है टू व्हाट वी डू, कि हमें क्या करना है। एंड व्हेन वी रीड, और जब हम लोग कुछ टेक्स्ट पढ़ते हैं, ओपनिंग अप न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर लिटरेरी एंड कल्चरल एनालिसिस, और फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू critical perception और according to culture, environment, possibilities, जो भी हम लोगों को यानी हम अपने हिसाब से, क्योंकि बड़ी एक खूबसूरत किसी ने बात कही थी, मैं शमी सुनी को पढ़ रही थी, तो उस वहाँ जो उन्होंने डिफेंड किया था पोइट्री को, उसमें एक क्रिटिक ने लिखा हुआ था कि पोइट्री तब तक यूज़लेस है जब तक कि वो हमारे अपने जज्बात से कोरिलेट नहीं करती। अगर आप लव पोइट्री पढ़ रहे हो और आप ऐसे इंसान हो ही नहीं, आप लव को एक फ़ालतू चीज़ समझते हो, तो क्या वो आपको बेहतर लगेगी? आपको तो वो फ़ालतू ही लगेगी ना। तो इसीलिए जब तक कोई टॉपिक आपकी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कोरिलेट नहीं करता, वो आपके लिए यूज़लेस हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट जितनी भी थ्योरीज उसने दी हैं, अगर आपका दिल पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के साथ रहता है, यानी आपको लगता है कि ये सही कहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चरलिज्म अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप स्ट्रक्चरलिस्ट हो तो आपको ऑब्वियसली पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मसला ये है कि डिफरेंट लोगों के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, इसलिए कैथरीन बेल्से भी इस चीज़ को मानती हैं कि जितनी भी थ्योरीज़ हैं, कोई भी अपने अंदर प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है और कोई भी प्रॉपर तरीके से यानी परफेक्ट भी नहीं है, कि यानी ना आप उनको रॉन्ग कह सकते हो ना आप उन्हें राइट कह सकते हो। हर थ्योरी में कोई ना कोई अहम बात है और हर थ्योरी अपने अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रखती है और किसी ना किसी तरीके से सही है और किसी ना किसी तरीके से गलत भी है, ठीक है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ कंजक्शन विद psychoanalysis and deconstruction makes radical change to the way we read, both a priority and a possibility. अब जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, इसमें आप क्या देखते हो? इसमें पॉसिबिलिटीज़ देखते हो, इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है अपनी राय देने का। आपको इजाज़त होती है पूरी कि आप बियॉन्ड द सरफेस जाके, बियॉन्ड द टेक्स्ट जाके आप जो भी आप चाहो उसको इंटरप्रेट करो, जिस तरह आपको लगता है मीनिंग है आप उसको इंटरप्रेट करो, यानी आपको पूरी आज़ादी हासिल है कि यानी आप अगर तो आपको एक शक्ल दिखाई जा रही है तो आप उसके बारे में 100 तरह के ज़ाविये निकालो। अगर तो आपको कहा जा रहा है कि भाई लाल रंग है, लाल रंग यानी मोहब्बत की निशानी है, तो आपको ये भी तो आएगा कि लाल रंग यानी ख़तरे की भी तो घंटी है ना। यहाँ आपको यानी स्कल के साथ क्रॉस का साइन दिखाया जाता है और रेड साइन दिखाया जाता है, आपको पता है कि ये डेंजर की अलामत है। फिर रोज़ भी आपके जहन में आता है, फिर रेड हार्ट भी आपके जहन में आता है, रेड कलर को लेके सिग्नल भी आपके जहन में आता है। बच्चों को आप पूछोगे तो उनके जहन में डेफिनेटली एप्पल का इमेज आएगा बच्चों के, यानी क्योंकि वो अपनी बुक में पढ़ते हैं फॉर एप्पल। तो एक चीज़ से आप डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही यानी कॉन्सेप्ट दिया था ना ये फर्डिनेंड डी सोशर ने कि सिग्निफायर से सिग्निफायर निकलता है, लेकिन इसी तरह पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने उसके अपोज में कहा था कि नहीं, सिग्निफायर से डिफरेंट सिग्निफायर निकलते हैं, यानी एक चीज़ है जिससे आप कई मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद अ न्यू चैप्टर, अपडेटेड गाइडेंस ऑन फर्दर रीडिंग एंड रिवीजन थ्रू आउट, दिस सेकेंड एडिशन ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस इज़ द आइडियल गाइड टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ लिटरेरी स्टडीज़। अब वो एक नए चैप्टर में जो कि अपडेटेड वर्जन था,
उसमें हम देखते हैं कि क्रिटिकल प्रैक्टिस में उसने नए कुछ उसकी एडिशन में सेकंड एडिशन में कुछ नए चीज़ें ऐड की, जिसमें उसने बताया है कि क्रिटिकल यानी सेकंड एडिशन ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस इज़ द आइडियल गाइड टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ लिटरेरी स्टडीज़, और जिसमें उसने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को साथ साथ सिमुलेट करके लिटरेरी स्टडीज़ को यानी शो किया है और बताया है कि किस तरह आप अपने प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी, यानी उसने जितनी भी थ्योरीज दी हैं अपनी लाइन में रहते हुए डिफरेंट क्रिटिक्स को भी एनालाइज किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ general approach of the critics is that one should have a common sense view of literature. अब वन बाय वन ग्रेजुअली वो हमें बताएगी, कॉमन सेंस की बात करेगी, आइडियोलॉजी की करेगी, फिर हमें मिसालें देगी साथ साथ, ठीक है। गौर से आप समझिए इसको, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, मैं ज़रूर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ जनरल अप्रोच ऑफ द क्रिटिक्स इज़ दैट वन शुड हैव अ कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर, कि वो कह रही है सबसे पहले तो एक क्रिटिक को जनरल अप्रोच होनी चाहिए, यानी उसको कैपेबल होना चाहिए कि वो एक पीस ऑफ आर्ट को प्रॉपर तरीके से जज कर सके, और उसके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए। और वी शुड सी व्हाट द स्टोरीज सिंपली शो एंड देयर इज़ नो नीड टू गो इनटू द थ्योरेटिकल अजम्पशन। अब वो कहती है, क्योंकि खुद जो है कैथरीन बेल्से वो स्ट्रक्चरलिज्म को प्रमोट कर रही है, वो उस यानी स्ट्रक्चरलिज्म ने उसको कैप्टिवेट किया है, ना कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने, ओके। तो वो कहती है कि वाई शुड वी सी व्हाट द स्टोरी सिंपली शो, वी शुड सी, सॉरी, वो कहती है वी शुड सी व्हाट द स्टोरी सिंपली शो, वो कहती है हमें ये देखना चाहिए कि स्टोरी हमें सीधा सीधा बता क्या रही है, एंड देयर इज़ नो नीड टू गो इनटू द थ्योरेटिकल अजम्पशन, और हमें ज़रूरत नहीं है कि उसके आए बाएँ शायद जाएँ और जाके यानी ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करें और घूमें फिरें। यही काम था ना पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, कि वो इर्द गिर्द से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते थे और मुख्तलिफ मीनिंग निकालते थे। तो वो कह रही है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो स्टोरी हमें बताना चाह रही है, हमें उस हमारी जितनी भी रिसर्च है उससे रिलेट होनी चाहिए। देन व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉमन सेंस, तो फिर कॉमन सेंस का मतलब क्या है। कॉमन सेंस अज्यूम दैट वैल्यूएबल लिटरेरी टेक्स्ट that are in special way worth reading tell us truth about the period which produced them. यहाँ तक भी फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ कि उसका कहने का मुताबिक, उसके कैथरीन बेल्से के मुताबिक जो कॉमन सेंस है, ठीक है, वो एक वैल्यूएबल लिटरेरी टेक्स्ट है। अगर तो क्योंकि जिसे अगर वो टेक्स्ट लिखा गया है तो किसी अच्छे इंसान ने या किसी इंटेलेक्चुअल ने ही उसे लिखा है ना, किसी फ़िलासफ़िकल पर्सन ने ही उसे लिखा है ना, कोई आम इंसान टेक्स्ट लिख दे और फिर उसको इतनी अहमियत हासिल हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो कह रही है कि उसके नज़दीक टेक्स्ट की बड़ी अहमियत है, और अगर टेक्स्ट लिखा जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में होगा, अपने अंदर इंफॉर्मेशन लिए हुए होगा सारी, तो आपको उन इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब यानी जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें या वर्ल्ड वॉर 1 की, जब उस टाइम पीरियड पे जब लिखे जा रहे थे वर्क, जितने भी पीस ऑफ आर्ट लिखे गए थे, तो उनमें उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड उनमें इन्फॉर्मेशन थी, और वो पीस ऑफ आर्ट यानी हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि क्या हो रहा है और क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोगों को उन पीस ऑफ आर्ट से पता लग रही थी, यानी उन पर्टिकुलर वर्क से पता लग रही थी। तो वो यही कहना चाह रही है कि हमारा ध्यान टेक्स्ट पे होना चाहिए, ना कि इर्द गिर्द के मीनिंग्स पे होना चाहिए। और कहाँ थी मैं, यस, अबाउट द वर्ल्ड इज़ जनरल और अबाउट ह्यूमन नेचर एंड दैट इज़ डूइंग सो दे एक्सप्रेस द पर्टिकुलर परसेप्शंस द इंडिविजुअल इंसाइट्स ऑफ देयर ऑथर्स। अब वो यही कह रही है कि डिफरेंट परसेप्शंस हैं और हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग को पर्टिकुलर परसेप्शन से, और वो कह रही है कि एक इनफरादी यानी द इंडिविजुअल इंसाइट ऑफ देयर ऑथर्स, और हम जो हैं ऑथर का जो अपना सोचने का अंदाज़ है उसको उस पर गौर नहीं करते, और हम अपनी इर्द गिर्द की जो टेंशन है उनको यानी वर्क के साथ ला के तो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करने लग पड़ते हैं, क्योंकि ख़ुद वो स्ट्रक्चरलिस्ट है, तो इसीलिए वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को बता रही है कि उनकी वो किस मेंटालिटी के लोग हैं।
Common sense appears obvious because it is inscribed in the language we speak. वो कह रही है कॉमन सेंस इसीलिए यानी एक ऑब्वियस चीज़ है क्योंकि लैंग्वेज जो है जिसमें हम बात कर रहे हैं वो हम लोगों को जब जब समझ आती है तो ऑब्वियसली हम लोग, एक बच्चा है, आप उसको बता रहे हो, आप उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको आपकी बात समझ आनी चाहिए ना। और ऑब्वियसली अगर आप उसे कुछ समझाना चाह रहे हो तो उसे समझ आएगा ही। ऐसा तो नहीं है कि वो बेचारा ऐसे ही मुंह हिलाता जाए उसे समझ ना आए। वो बच्चे अगर शरारतें करें तो अलग बात है। तो in other words, common sense urges that man is the origin and source of meaning, of action and of history, ह्यूमनिज़म। ठीक है, अब कॉमन सेंस जो है वो यानी हमें और ज़्यादा बताती है, ज़ोर देती है कि एक आदमी का जो सोर्स है ना, यानी जिससे वो अपने मीनिंग हासिल करने की कोशिश करता है, वो एक्शन है, वो हिस्ट्री है, इंसानियत, यानी इस तरह के टॉपिक से इर्द गिर्द से अपने इंफॉर्मेशन गैदर करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली मीनिंग तलाश करता है। आवर कॉन्सेप्ट्स एंड आवर नॉलेज आर हेल्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस or empiricism, the view that experience, especially of the senses, is the only source of knowledge and this experience is interpreted by the mind. और वो कहती है जब हम अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ना तो फिर हम लोगों का जो माइंड है वो हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और फिर वो हमें बताता है कि हम जो मीनिंग ढूंढना चाह रहे हैं वो है कहाँ। अब मैं ख़ुद घूम के रह गई हूँ, कभी वो किस चीज़ का साथ देती है, ख़ुद भी अगर आप नोट करो अभी वो किस चीज़ का साथ दे रही है कैथरीन बेल्से। अभी वो ये कहना चाह रही है कि यानी जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे जब हमारा दिमाग लिंक करता है और हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वहाँ हमें लगता है कि मीनिंग वहाँ है। ठीक है, ख़ुद भी डिनाई नहीं कर रही, ख़ुद भी एंड पे वो हमें जिस पॉइंट पे लेके जाएगी वो कि यानी वो फिर हमें यही बताएगी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ यानी सारे पॉइंट्स को वो गलत नहीं साबित करेगी, वो उनको रिजेक्ट को तो करेगी लेकिन साथ साथ ये भी कहेगी कि भाई हर पॉइंट अपने अंदर कोई अहमियत लिए हुए है। अभी वो ये भी कहना चाह रही है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें मीनिंग तलाश करने में मदद देता है। क्योंकि मैं अपनी अगर राय दूँ तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जब तक कोई टेक्स्ट हमारे इमोशंस के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ और यानी जो भी हमारे दिल में चल रहा है उसके साथ कोरिलेट नहीं करते, जो हमारी अपनी सोच के साथ कोरिलेट नहीं करते, तब तक वो हमारे लिए फ़ालतू होते हैं। अब कैथरीन बेल्से को ही आप देख लें जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसका दिल और इसका दिमाग पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के साथ मैच नहीं करता तो ऑब्वियसली वो उसको रिजेक्ट कर रही है। और स्ट्रक्चरलिज्म के साथ वो उसका जो दिमाग है वो मैच करता तो वो उसको प्रमोट कर रही है, एडमायर कर रही है। तो इसी तरह अगर अब क्रिटिक्स को पढ़ते पढ़ते आप भी एक क्रिटिक बन गए होगे तो अब मुझे भी अक्सर अपनी राय जो है वो मेरे जहन में आती है, तो इंसान अब किसे डिनाई करे और उसको किसे एडमायर करे। तो आगे पढ़ते हैं। द व्यू दैट, ये हमने पढ़ लिया है, सॉरी। नेक्स्ट पैराग्राफ है नाउ फ्रॉम कॉमन सेंस वी टर्न टू आइडियोलॉजी। अब वो हमें कॉमन सेंस से उठा के आइडियोलॉजी पे ले जाती है। आइडियोलॉजी इज़ डिस्क्राइब्ड इन स्पेसिफिक डिस्कोर्स, और आइडियोलॉजी है एक प्रॉपर यानी बहस और डिस्कोर्स कहते हैं यानी आपस में बातचीत करना। ठीक है, एक स्पेसिफिक बहस व तकरार का मामला है। अ डिस्कोर्स इन दैट डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज दैट मीन्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज को बड़ी अहमियत हासिल है जिसका मतलब है अ पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग, यानी एक तरीके से किसी चीज़ पर बहस करना या बात करना। आइडियोलॉजी इज़ द सम टोटल ऑफ आवर रिस्पॉन्स टू लाइफ। ये हमारा रिस्पॉन्स है लाइफ की तरफ, एक यानी पूरा जो भी पूरा सम टोटल है हमारा रिस्पॉन्स जो कि लाइफ की तरफ है। Obviously, this includes our religious response and political response to the institutions of our time. So what we call common sense is not a simple thing. अब वो कहती है कि आइडियोलॉजी यानी जो भी हम लोगों को थॉट मिलती है किसी भी तरह से, वो यानी हमारे कितने डिफरेंट कैटेगरीज है ना, यानी हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं, हम कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं, हम पॉलिटिकल परसेप्टिव, oh my god, my tongue is slipping as you can observe. So अभी रात के 3 बज रहे हैं गाइस और मैं वीडियो बना रही हूँ।
आई एम फीलिंग रियली वेरी टायर्ड राइट नाउ। तो अगर मेरे से कुछ वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर दिस वन। इट्स रियली वेरी हार्ड वर्क टू डू टू मेक वीडियोज़, सो इसे बिल्कुल लाइट ना लो आप लोग। बच्चों को पूरा दिन करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही हूँ इस टाइम। लेट्स कंटिन्यू अगेन। So, a discourse is that domain of language that means a particular way of talking. Ideology is the sum total of our response of life. ये मैंने आपको बता दिया. Obviously, this includes our religion response and political response to the institution of our time. So, what we call common sense is not a simple thing. अब वो कहती है कि common sense एक आम चीज़ नहीं है, यानी हम लोगों और आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो हम अपने मज़हब से भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, हम पॉलिटिकल पर्पस जो हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, हम अपने कल्चर से भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उन सबको आपस में रिलेट कर करके तो हम एक आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं अपनी, ठीक है। आगे जी, पैराडॉक्सिकली इट इज़ अ मच मोर कॉम्प्लेक्स टर्म, और अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। थ्रू द वर्ड कॉमन सेंस इज़ इटसेल्फ अ वैग टर्म, ठीक है। ये भी अपने अंदर एक जो कॉमन सेंस है बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसके अंदर भी हम लोग अगर रिसर्च करें तो हमें यानी पज़ल करके रख देगी। अब वो टी.एस. इलियट की मिसाल देती है। टी.एस. इलियट कॉल्स इट सेंसिबिलिटी एंड रेमन विलियम कॉल्स इट ट्रेडिशन, यानी अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट जो कॉमन सेंस है वो सेंसिबिलिटी है, और रेमन विलियम उसको ट्रेडिशंस के साथ इसे रिलेट करते हैं। Authors oriented theory can also be helpful in locating the meaning of piece of literature. अगर अब हम यानी अपने ऑथर की बात करें तो वो क्या कहता है, वो मीनिंग तलाश करता है पीस ऑफ लिटरेचर में, उसके अकॉर्डिंगली हमें कहाँ मिलेगा, पीस ऑफ लिटरेचर में मीनिंग मिलेगा। दिस सजेस्ट दैट द मीनिंग लाइज इन द माइंड ऑफ द राइटर। अब उसके मुताबिक जो मीनिंग है वो राइटर के माइंड में है, क्योंकि उसने एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट किया है ना, तो उसके जहन में ही होगा। This has been called expressive realism, and Northrop Frye calls it literary imperialism. और यानी जो नॉर्थशॉप जो है क्रिटिक, वो कहता है कि जी लिटरेरी ये जो है मीनिंग जो है वो एक लिटरेरी इम्पीरियलिज्म है, ठीक है। इफ़ द मीनिंग आर इन द माइंड ऑफ द राइटर, अगर जो मीनिंग राइटर के माइंड में है, देयर विल ओनली बी वन मीनिंग, तो वो एक ही मीनिंग होगा, विच इज़ इन द माइंड ऑफ द राइटर, जो कि राइटर के माइंड में, यानी राइटर के माइंड में जो चल रहा है वो एक ही मीनिंग होगा ना, जो उस यानी अगर उसके नज़दीक लाल रंग जो है गुलाब की इलामत है, लव की इलामत है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा, अपने टेक्स्ट में उसी से रिलेटेड सारी बातें बयान करेगा, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली सारा देखना पड़ेगा, हमें लव पे ही बात करनी पड़ेगी, चाहे हमारे नज़दीक उस टाइम यानी हमारे हालात ऐसे जा रहे हों कि लाल रंग हमारे लिए ख़तरा हो, तो हमें ख़तरे के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जो हमें राइटर बताना चाह रहा है, हमें सिर्फ उसी की बात माननी है, ठीक है। आगे जी वो प्लेटो की मिसाल देती है कि प्लेटो थिंक्स दैट पोइट्स आर आउट ऑफ देयर सेंस व्हेन दे आर राइटिंग अ पोइम, और वो कहती है कि प्लेटो कहता है कि पोइट जब भी कोई पीस ऑफ आर्ट या पोइम लिखते हैं तो वो अपनी सेंसेस में नहीं होते, वो किसी ख्याली दुनिया में होते हैं और उनका असल दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अ मैन कैन फील द प्रेशर ऑफ लाइफ, एक इंसान जो है वो ज़िंदगी का दबाव और प्रेशर महसूस कर सकता है, विच ही मे नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड, जिससे वो कभी यानी जिसने उसको कभी कॉम्प्रीहेंड किया ही ना हो, यानी बिल्कुल वो जो चीज़ उसने उसकी यानी अशद वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, उसकी गहराई तक पहुँचा ही नहीं है, उसको वो फील करता है। मैन ऑफ टुडे सफ़र्स फ्रॉम एंग्जाइटी, वो बहुत ज़्यादा टेंशन्स में घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानियों में, और यानी ऐसे चारों तरफ से वो एंग्जाइटी में घिरा हुआ है, बट ही डजंट नो इट, लेकिन वो इस चीज़ को जानता नहीं है, वो बेचारा पज़ल है, ठीक है। आज का इंसान जो है, वट एवर द पोइट सेज टू हिमसेल्फ ही मे नॉट बी कॉन्शियस ऑफ इट, जो भी पोइट उसे बताना चाह रहा है शायद वो उसको अपने कॉन्शियस माइंड से अडॉप्ट ना करे, क्योंकि
एक जो आजकल अब ये आजकल के इंसान की बात हुई है तो आप कुछ सोचो ना, कितनी टेंशन्स हैं, कितनी टेंशन्स हैं आजकल। पॉवर्टी है, डिज़ीज़ हैं, आजकल कोविड-19 का जो ये टेंशन क्रिएट हुई है, पेंडेमिक, तो कितनी ऐसी टेंशन्स हैं। तो इंसान क्या क्या वही उसका एक इंसान का दिमाग, एक जो आजकल जो नॉर्मल इंसान है उसका दिमाग तो बेचारा कितनी चीज़ों की तरफ होता है, उसका अपनी जॉब की तरफ भी है, उसका घर की तरफ भी दिमाग है, उसका टेंशन्स की तरफ भी दिमाग है, हर तरह से। तो ज़रूरी नहीं है ना कि राइटर के अकॉर्डिंगली ही सोचे वो। हो सकता है वो अपनी टेंशन से रिलेट करे उस पोइट्री को या उस पीस ऑफ आर्ट को या लिटरेचर को। Actually, whatever he writes is the outcome of the atmosphere of which he may not be conscious. ठीक है, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई. It may not be the result of this meditation. It may be the product of the pressure of life in this way. The notion that the meanings are only in the mind of author has been rejected by Belsey because it is very difficult to locate exactly what the poet intends to say and what the poet itself says. वो ये बिस्ले यानी इसको रिजेक्ट करती है कि जो मीनिंग है वो कहाँ रहते हैं, वो रीडर के राइटर के माइंड में रहते हैं। अब वो उसको रिजेक्ट क्यों करती है? इसीलिए करती है कि हम लोगों हर इंसान की अपनी राय है, उसको कैसे पता कि यानी वो अकॉर्डिंग टू द राइटर कैसे सोचे कि राइटर उसकी अपनी यानी मिसाल है। राइटर मैंने भी फिर आपको मिसाल दूंगी कि राइटर लाल रंग को समझ रहा है गुलाब का फूल और लव की लामत समझ रहा है, और वही रीडर के लिए यानी डेंजर की लामत है। तो वो कितनी अपोजिट चीज़ें हैं, तो वो कैसे ख़तरे को मोहब्बत और प्यार और रोमांस के साथ यानी उसके साथ को रिलेट कर दे। तो इसीलिए कैथरीन बेल्से उसको रिजेक्ट करती है और उसे कहती है यानी रिजेक्ट करते हुए ये कहती है कि इसीलिए रीडर के माइंड में नहीं है, क्यों इसीलिए इसीलिए राइटर के माइंड में मीनिंग नहीं है, क्योंकि राइटर कुछ और सोच रहा है और रीडर कुछ और सोच रहा है, और रीडर जो है उसको किसी और पर्सपेक्टिव से लेगा और राइटर उसे किसी और पर्सपेक्टिव में लेगा। ठीक है, और yes, there is another possibility of reaching the meaning and that is through reader. अब वो पहले उसने राइटर की बात की, अब वो रीडर की बात करेगी। ठीक है, अब वो कह रही है एक और पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि मीनिंग रीडर के माइंड में हो, और अब हमें वो बताएगी आगे कि वो इसको कैसे रिजेक्ट करेगी। इट मीन्स दैट द मीनिंग ऑफ द लिटरेरी पीस लाइज इन द माइंड ऑफ रीडर। तो अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मीनिंग है रीडर के माइंड में है, इट रिलेट्स टू व्हाट इज़ कॉल्ड, तो यानी इसका मतलब क्या है, द इंटेंशन ऑफ द रीडर, क्या रीडर का जो इंटेंशन है, उसके जो इरादे हैं या उसकी जो सोच है, क्या उसमें बसती है, उसमें मतलब बसता है। सो द ऑथर डज नॉट क्रिएट मीनिंग। तो इसका मतलब ऑथर जो है वो तो क्रिएट नहीं करता मीनिंग, पहली बात तो ख़त्म ही हो गई। बट इट इज़ एक्चुअली ही माइंड्स ऑफ द रीडर। लेकिन असल में क्या है, द माइंड ऑफ द रीडर इन दिस वे द ऑथर बिकम्स इररेलेवेंट। तो अगर वो कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तो यानी अगर रीडर के माइंड में है तो फिर तो इररेलेवेंट हो गया ना राइटर, फिर तो रीडर खुद ही राइटर है, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है यानी राइटर को अपनी कोई राय देने की, क्योंकि जब रीडर ने खुद ही अपने ही वो बनाने हैं, अपनी ही राय देनी है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग राइटर की बात सुने। ठीक है, अब वो आगे देखें किस तरह इसको भी रिजेक्ट करेगी। सो अ पीस ऑफ वर्क इज़ ओपन टू एनी इंटरप्रिटेशन। तो वो कह रही है कि कोई भी पीस ऑफ आर्ट या कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर, कोई भी पोइम, कोई भी ड्रामा, कोई भी नावल यानी हमारी तशरीह के लिए आज़ाद है। हम लोग किसी भी तरह उसको उसको यानी डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। एज एवरी रीडर विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू द सेम पीस ऑफ वर्क। और यानी हर इंसान का अपना व्यू पॉइंट है और वो उसको डिफरेंट हर टॉपिक यानी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को डिफरेंट वे में हर इंसान परसीव करेगा। तो the method of appreciating a piece of work in which author becomes irrelevant is called the theory of the death of the author. अब वो कह रही है कि जो तरीका है जिसमें हम अप्रिसिएट करते हैं यानी किसी भी पीस ऑफ वर्क को, और उसमें हम यानी ये देखते हैं विच ऑथर बिकम्स इन विच द ऑथर बिकम्स इररेलेवेंट, और हम यानी उसको हमें लगता है कि जो राइटर है इससे बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया है, तो वो क्या होता है, वो थ्योरी होती है ऑफ द डेड ऑफ द ऑथर, यानी ऑथर की मौत
कि यानी ऑथर को हमने बिल्कुल, राइटर को हमने बिल्कुल साइड पे कर दिया और हमने अपना उसमें से इंटरप्रेट कर लिया अपने जो भी जायज़ा हमारा है, हम जो लेना चाह रहे हैं उसको, तो यानी हमारा लिंक ऑथर के साथ ख़त्म ही हो गया, ठीक है। Belsey seems to reject the theory of the death of the author because in this way the piece of literature may have 1,000 meanings at one time. बेस्ले जो है इसको सबसे पहले उसने रिजेक्ट किसे किया, उसने रिजेक्ट किया कि राइटर के माइंड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट जो भी पर्सपेक्टिव से उसका डिफरेंट व्यू होगा, तो इसलिए उसने राइटर को भी रिजेक्ट किया। अब वो रीडर को कैसे रिजेक्ट कर रही है, इस तरह कि अगर आप किसी पीस ऑफ लिटरेचर को अपनी राय से, यानी अपने माइंड से, अपने यानी रीडर अपने माइंड से उसको परसीव करेगा, तो इसका मतलब उसने जो भी पीस ऑफ आर्ट लिखा गया था ऑथर के, यानी ऑथर से जो भी रिलेट कर रहा था, उसने ऑथर को इररेलेवेंट करार देकर अपना जो था एक्सपीरियंस वो सामने रखा और अपना जो यानी उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन जो रीडर की थी वो सामने रखी, तो इसलिए वो रीडर को भी रिजेक्ट करती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं ठीक ना कि आप किसी के काम को किसी के काम से अपनी राय निकाल रहे हो और उसी को ही साथ रिजेक्ट करी जा रहे हो। तीसरी अब वो क्या कहती है, Wimsatt rejects the concept of expressive realism and he calls it an international fallacy. So meanings are neither in the mind of the author nor in the mind of the reader. अब वो ये नहीं कहती है कि ना ही जो मीनिंग है रीडर के माइंड में है, ना ही ऑथर के माइंड में है। Ideology in this way is both real and unreal, but it is not in everyone's reach. यानी आइडियोलॉजी जो है वो किसी आम इंसान के यानी की पहुंच में नहीं है, और ना ही यानी वो कहती है मीनिंग जो है वो रीडर के माइंड में है, ना ही राइटर के माइंड में है, और आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो वो भी हर इंसान की पहुंच में नहीं है। तो आइडियोलॉजी के लिए भी यानी कुछ थॉट अच्छे तरीके से समझने के लिए भी तो आपको इंटेलेक्चुअल या फिलोसफिकल माइंड की ज़रूरत होती है ना। टू फाइंड मीनिंग इन द आइडियोलॉजी वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ आवर कॉन्टेम्प्रेरी एटमॉस्फेयर एंड वी ऑल्सो नीड हाई इंटेलिजेंस। वही बात आ गई, क्योंकि आपको किसी भी फ़िलासफ़ी को समझने के लिए अपना एक दिमाग भी तो आपके पास होना चाहिए ना उसके हिसाब का। आप किसी ऐसे बंदे को फ़िलासफ़ी समझाने बैठ जाओ जो बेचारा, जिसको बिल्कुल समझ ही नहीं है किसी चीज़ की, जो बिल्कुल यानी इलिटरेट पर्सन है, तो वो कैसे उसको अडॉप्ट करेगा। तो ये एक साफ़ बात है ना। तो वो कहती है अगर आप आइडियोलॉजिकली तौर पे देखो तो वो भी एक अजीब ही बात होगी कि यानी हर इंसान जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी अक्ल होनी ज़रूरी है। It is really very difficult to reconcile different theories of life such as the absurd existentialism etc. Belsey says. वो कहती है कि इसने डिफरेंट थ्योरीज़ को यानी जो भी absurd थिएटर का जैसे कॉन्सेप्ट दिया था बर्टोल्ट ब्रेcht ने, तो एग्जिस्टेंशलिज्म, ये सारे बड़े मुश्किल फ़िलासफ़ीज़ हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, इनको समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, अगर आप लिटरेरी बर्ड हो, आप लिटरेचर से बिलोंग करते हो या आपका यानी रहा है लिटरेचर से कोई राब्ता, तो फिर शायद आपको इन चीज़ों का पता हो, आपने सुनी हो और आपका इनके यानी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आसानी से बैठी हों। लेकिन अगर यही चीज़ें आप किसी आम इंसान से पूछोगे, क्या वो आपको समझा पाएगा? उसका तो दिमाग घूम जाएगा कि भाई ये क्या तुम मेरे से पूछ रहे हो या क्या बता रहे हो, वो उल्टा आपको पागल कहेगा, ठीक है। तो यहाँ आइडियोलॉजी को भी उसने रिजेक्ट कर दिया। तीनों चीज़ें उसने बारी बारी रिजेक्ट की। अब हम देखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू Althusser, ideological practice are reported and reduced in the instructions of our society, which he calls ideological state apparatus, ठीक है। अब वो यानी अल्थ्यूज़र जो है उसने आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था ना, तो वो कहता है कि मुआशरे के हिसाब से प्रैक्टिस की जाती है आइडियोलॉजी, यानी कोई उसको जो है कुछ कंजर्वेटिव टाइप लोग होते हैं, कुछ लिबरल माइंड के होते हैं, कुछ उसको पॉलिटिकल वे में लेते हैं, कुछ उसको कल्चरल वे में लेते हैं, कुछ उसको हिस्ट्री बेस्ड यानी कुछ हिस्टोरिकल वे में लेते हैं, कुछ अपनी एक्सपीरियंस से लेते हैं। तो डिफरेंट जो है ना चीज़ें हैं जो सोसाइटी में घिरी हुई हैं। तो आइडियोलॉजी भी समझना कोई आसान बात नहीं है, यानी हर इंसान की अपनी थॉट और अपना व्यू होता है, और कुछ हर इंसान किसी पर्टिकुलर वे में किसी चीज़ से इंक्लाइंड होता है, तो वो फिर उसी पर्सपेक्टिव में उसे लेगा, ठीक है।
देयर इज़ अनदर वे ऑफ रीचिंग द मीनिंग, वो कहती है अब एक और तरीका भी है ढूंढने का कि मीनिंग कहाँ है. द मीनिंग लाइज इन समथिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रीडर एंड द ऑथर. और अब वो कह रही है कि मीनिंग शायद किसी सेंटर की जगह में है जो कि रीडर और राइटर के दरमियान में है. ठीक है. और कहती है इफ़ इट इज़ सो देन वेयर डज़ द मीनिंग लाई. और अगर ऐसा ही है तो फिर कहाँ, यानी वो सेंटर की जगह आप ढूंढ रही है कि है कहाँ. Belsey identifies another possibility of approaching the meaning, and that is through ideology. By ideology, she means this whole environment in which one lives. अब वो कह रही है कि जो यानी आइडियोलॉजी है, अब पहले तो वो कह रही है कि इन दोनों के सेंटर में होगा, फिर आती है आइडियोलॉजी पे, फिर कहती है कि आइडियोलॉजी में अगर है तो ये इन्वायरमेंट जो है यानी हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है उसी में से कहीं, उसी में ही लगता है कहीं ये मीनिंग रहता है, क्योंकि हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है वो हमें हमारे सर पर सवार होता है और उसी के मुताबिक हम लोग सोचते हैं. और यानी अब एक गरीब इंसान है तो उसकी थॉट्स भी बेचारे की उससे ही रिलेट करेंगी, वो कोई कुछ और एक यानी कंजर्वेटिव माइंड का होगा. एक लिबरल जो यानी पढ़ा लिखा इंसान है और ज़रा उसके यानी जो जहन खुला है तो उसका लिबरल माइंड होगा तो वो उसके उस हिसाब से अपनी जो है राय देगा. ठीक है. As she says, ideology is both a real and an imaginary relation to the world. अब वो कहती है कि आइडियोलॉजी का यानी रियलिज़म से और आइडियलिज़म दोनों से ताल्लुक़ है इमेजिनरी वर्ल्ड से. तो यानी हर इंसान की वही, आप देखो ना इस पूरे पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी आपको यही लगेगा कि यार ये सही नहीं कह रही है, गलत कह रही है, क्योंकि आपकी अपनी राय है. आपकी राय जब तक उसके साथ, अगर आपकी राय जो है कैथरीन बेल्से से मैच कर जाएगी, कोरिलेट कर जाएगी तो आपको मज़ा आएगा, अगर नहीं करेगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा. यानी इसी तरह है. लेकिन क्योंकि आपने एग्ज़ाम में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है तो आप एक पर्टिकुलर यानी उठा लो पॉइंट जो कि आपके जहन में अच्छे से बैठ गया तो आप उसको डिफ़ाइन करते जाओ. लेकिन आपको पांचों पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे. कॉमन सेंस, फिर रीडर का उसने बताया, निगलेक्ट उसको रिजेक्ट किया, फिर राइटर को सबसे पहले उसने राइटर को रिजेक्ट किया, फिर रीडर को, फिर आइडियोलॉजी को. Again, she says or chooses talks of ideology as a material practice in the sense it exists in the behavior of the people acting accordingly to their beliefs. यही बात आ गई ना कि जो उनके beliefs हैं, जो कंजर्वेटिव माइंड के हैं वो उसको उसी तरह परसीव करेंगे, जो लिबरल माइंड के हैं वो उसको उस तरह परसीव करेंगे. तो अब वो कहती है कि अल्थ्यूज़र्स के मुताबिक जो यानी हमारे बिलीफ हैं, जो लोग जो एक्ट करते हैं उनके यानी जो उनको सिखाया गया है या जो उनके जहन में है या जो उनके इरादे हैं या जो उनके यकीन है, जो उनके यानी कल्चर से रिलेटेड है. कुछ लोग बड़े कल्चरल होते हैं, कुछ बड़े रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं, कुछ बड़े यानी लिबरल माइंड के होते हैं. तो हर इंसान की अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंगली वो अपने मीनिंग निकालता है. सो आइडियोलॉजी इज़ द होल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फीलिंग, थॉट्स, बिलीव्स, लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस. आपको समझ आई गई होगी इसकी. अब वो हेमलेट की मिसाल देती है. हेमलेट विच में नॉट बी क्लियर इन माइंड ऑफ शेक्सपियर, वी आर कन्फ्यूज ओनली बिकॉज शेक्सपियर हैज़ फेल्ड टू गिव अस ऑल द फैक्ट्स ऑफ हेमलेट्स लाइफ. अब क्योंकि टी.एस. एलियट ने क्रिटिसाइज़ किया था ना हेमलेट को, देखिएगा इसमें फिर भूल गई, कोई नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा. तो शेक्सपियर ने हेमलेट को लिखा था और टी.एस. एलियट ने हेमलेट को क्रिटिसाइज़ किया था. क्यों? क्योंकि हेमलेट जो था वो डेनमार्क का शहज़ादा था और वो यानी शेक्सपियर ने उसको दिखाया कि बड़ा कंफ्यूज था वो, कि टू बी और नॉट टू बी, कि वो डिसीजन ले या ना ले उसको समझ नहीं आ रही थी. तो इसलिए उसको टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा था. यानी वो चीज़ जो शेक्सपियर के जहन में क्लियर नहीं थी, वो कंफ्यूज था उस चीज़ के बारे में, तो वही हमारे सामने उसने पोर्ट्रे कर दी. अब वो कहती है वी आर कन्फ्यूज only because Shakespeare has failed to give us all the facts of Hamlet's life. हम क्यों कंफ्यूज हैं? क्योंकि हमें कंफ्यूज किया गया. शेक्सपियर ने हमारे सामने अपनी कन्फ्यूजन क्रिएट की और हम लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया. ठीक है. जबकि जो टी.एस. एलियट है, टी.एस. believes that something is missing somewhere and
इन हैमलेट, और वो कहता है कि हैमलेट में कुछ ऐसा मिसिंग है। टी.एस. एलियट ने पॉइंट आउट किया था ना, उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थ्योरी पेश की थी कि देखो इसके अकॉर्डिंगली, देखो क्रिटिक्स को उसने कहा कि भाई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है, इट्स टोटली एन आर्टिस्टिक फेलियर। और इसमें शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा यानी बोंगियाँ मार दी हैं कि इसमें आपको चीज़ जो है वो क्लियर नहीं दिखाई गई। वो बेचारा पज़ल है कि वो बदला ले अपने बाप की मौत का या बदला ना ले, तो वो कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा। अदरवाइज मीनिंग शुड ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ द ऑब्जेक्टिव correlative. The formula that contains the fusion of thoughts and feelings is there. T.S. Eliot believed that there is nothing in this life without a meaning and that there must be some meaning in Hamlet also. तो वो अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट वो कहता है कि लाइफ में मीनिंग है, लाइफ का हर चीज़ में कोई ना कोई मतलब है, क्योंकि हैमलेट में वो चीज़ जो है कन्फ्यूजन में दिखाई गई है, तो उस यानी उसमें कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं दिया गया, इसीलिए हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर है। अगर उसमें कोई मीनिंग दिखाया जाता, अगर उसमें कोई मतलब दिखाया जाता, अगर यानी उसके फेलियर का कोई मकसद होता या उसको प्रॉपर वे में शेक्सपियर पेश करता, तो फिर वो एक आर्टिस्टिक फेलियर ना होता। ठीक है, आगे डेरिडा कॉल्स इट logocentrism, that all human thinking originates from the center which is Christian terms in God. अब डेरिडा जो है उसको यानी अपने वे में लेता है और उसको यानी क्रिश्चियन टर्म में उसको पेश करता है, क्योंकि जो शेक्सपियर था उसका ज़्यादातर काम जो था वो किस्सा कहानियाँ थी, उनसे रिलेट करता था। क्योंकि अगर आप थोरोली उसको डिस्कस करो और रिसर्च करो शेक्सपियर पे, तो आपको यही पता लगेगा कि जिस तरह अब उसकी किंग लेयर की कहानी थी, ठीक है, 3 बेटियों की, वो हम लोगों ने भी अपने बाप दादाओं से सुनी है। ठीक है, यानी हमारी दादियों ने, नानियों ने हमें ये चीज़ें, हमारी माँओं ने हमें ये चीज़ें, ये कहानियाँ सुनाई हुई हैं। तो अब शेक्सपियर जो था, यानी उन्होंने शेक्सपियर को तो नहीं पढ़ा हुआ, जो हम पुराने लोग थे काफ़ी जो ज़ईफ़ थे, तो शेक्सपियर की ये जो घूमी घुमाई कहानियाँ होती हैं, ये हमारे कल्चर से हम लोगों को मिलती हैं, हमें यानी किस्से कहानियाँ, तो उससे इंसान ये जो है शेक्सपियर के तो बहुत से काम ऐसे हैं जो हम लोगों को ऐसे लगता है कि हमने पहले भी सुने हुए हैं या उसकी कॉपी हैं। तो भाई शेक्सपियर का एक नाम है, हम उसको यानी कंडेम नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर आप गौर करो तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ें वाकई हैं। The problem is that T.S. Eliot cannot conceive that life can also be absurd, and perhaps that is what Shakespeare is trying to present. अब T.S. Eliot कह रहा है कि यानी लाइफ जो है absurd नहीं हो सकती, लेकिन जबकि शेक्सपियर कह रहा है कि हो सकती, according to his play Hamlet. Shakespeare wants to show life as absurd, but T.S. Eliot already assumed that there must be a meaning in it. अब शेक्सपियर हमें दिखाना चाह रहा है कि एक absurd है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, मीनिंगलेस है वो, जबकि T.S. Eliot कह रहा है कि लाइफ मीनिंगलेस नहीं है, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग होगा, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। इसलिए हैमलेट में क्योंकि कोई मकसद ही नहीं दिखाया गया, वो पागलों की तरह यानी पागलों की सी सिचुएशन में है कि क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, वो बस यही इसी कश्मकश में है। Hamlet in the end concludes that there is divine intervention even in the fall of a sparrow. ठीक है, तो इसी तरह के हैमलेट जो है वो एंड पे यानी कंक्लूड करता है वो कि वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है, और वो टोटली जो है एक अजीब सा काम है स्ट्रेंज शेक्सपियर का, जिसमें शेक्सपियर खुद भी कंफ्यूज है, हैमलेट भी कंफ्यूज है, और उसने ऑडियंस को भी कंफ्यूज किया हुआ है। आगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सीकिंग समथिंग दैट इज़ नॉट देयर, कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप ढूंढ रहे हो जो वहाँ है ही नहीं। आप एक कमरे में हो, आपको कोई चीज़ यानी ढूंढने के लिए कह दिया गया और वो चीज़ उस कमरे में है ही नहीं, यानी टी.एस. एलियट मीनिंग तलाश कर रहा था एक मीनिंगलेस काम में, तो वो कैसे उसको मिलता, ठीक है, इसीलिए उसने क्रिटिसाइज़ किया शेक्सपियर को। The concept of seeking something that is not there, Derrida calls as metaphysics of existence. Metaphysics आपको पता है कि the thing which exists beyond the actual world or beyond the physical world, ठीक है, एक चीज़ यहाँ है ही नहीं, तो आप उसे कैसे ढूंढोगे। He says that it has been the pitfall of Western philosophy that it assumes the existence of the thing which it is going to discover.
ये वही सारी बात आपको घुमा फिरा के बयान की जा रही है कि एक चीज़ जो है ही नहीं उसको ढूंढने का फ़ायदा, कि आपको वो टी.एस. इलियट यानी जिस चीज़ को ढूंढ रहा था शेक्सपियर ने उसको अपनी बुक में बयान किया ही नहीं, तो फिर उसे कैसे मिलती वो। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लाइंड मैन सर्चिंग इन अ डार्क रूम फॉर अ ब्लैक कैट विच इज़ नॉट देयर। फिर से तीसरी बार यही बात। That is absurd. T.S. Eliot is seeking for the meaning which is in the mind only and which is not there in the play. ये देखें चौथी दफ़ा उसने यही बात घुमा फिरा के आपको बता दी है, लेकिन आप ना घुमाइएगा इतनी, आप सिर्फ 2 मिसालें दे दीजिएगा. This is absurd. This is also the response. This is also the response of the tramps Vladimir and Estragon. आपको पता है ये यानी एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम था, प्ले था. ये सैम्यूल बेकेट का प्ले था वेटिंग फॉर गॉड. उसमें यानी दिखाया गया है बड़ी मीनिंगलेस लाइफ दिखाई गई है दो लोगों की, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन की. तो यानी इसमें दिखाया गया एब्सर्ड थिएटर के यार किसी चीज़ का मकसद वो एक इंसान की तलाश में है, या पता नहीं वो अब इंसान है या वो खुदा है या कोई उसकी झलक है क्या है. यानी वो ऐसे इंसान जिसका नाम गॉडर है उसका इंतज़ार कर रहे हैं और ना ही उसका कोई लेना देना है उनसे, ना वो असल में है. दे आर वेटिंग फॉर समवन हु डज़ नॉट कम एंड विल नेवर कम. जो ऐसा है जो कभी आया भी नहीं और ना ही कभी आएगा. ठीक है, ये है एब्सर्ड और मीनिंगलेस थिएटर. देन देयर इज़ द क्वेश्चन वेदर द सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर और द इंडिविजुअल. अब ये मसला है कि सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है या यानी एक इंसान इम्पॉर्टेंट है या उसका जो जिस टॉपिक पे बात की जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है. इट्स लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्प्लिट सब्जेक्ट. यानी स्प्लिट का मतलब होता है ना दोहरा, कि कभी इस बात पे चला जाना, कभी दूसरी बात पे चला जाना, कभी हाँ में चले जाना, कभी ना में चले जाना. इट इन्वॉल्व द डिफरेंस बिटवीन चेक्स. देयर इज़ अ स्प्लिट इन कॉन्शियसनेस. यानी स्प्लिट की वही बात हो रही है ना कि कभी किसी एक तरफ चली जाना फिर दूसरी तरफ चले जाना, यानी इधर उधर बात घुमाते रहना, किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे ना आना. I is the product of ideology and the other is the critic of ideology. One I is the speaker and the other is the addresser. This is what Belsey calls the split subject. Northrop Frye, who belongs to the school of new criticism, adds a further discussion to the problem of meaning. अब यानी जिस तरह उसने पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में ये बात घुमाई, इसी तरह नीचे वाले में घुमाई है कि कभी स्प्लिट करती है कि कभी इंडिविजुअल जो है वो भारी हो जाता है, कभी सब्जेक्ट जो है वो भारी हो जाता है, कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, कभी हम अपने बारे में सोचते हैं. अब जो नॉर्थ फ्राई है वो क्या करता है, वो जिस स्कूल से बिलोंग करता है वो न्यू क्रिटिसिज्म है. एज अ वो इस डिस्कशन में एक फर्दर अपनी राय ऐड करता है. ही सेज दैट आवर होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस आल्सो डिटरमिन मीनिंग. अब वो कहता है कि जो हमारी उम्मीद और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना वो हमें यानी मीनिंग देखने में मदद देती हैं, मीनिंग ढूंढने में मदद देती हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इलियट डिमांड हैमलेट एंड आर्टिस्टिक फेलियर. और इसी तरह है कि जो इलियट है उसके अकॉर्डिंगली हैमलेट जो है वो आर्टिस्टिक फेलियर है. ही वॉज डिज़ायरस टू फाइंडिंग सम मीनिंग इन हैमलेट बट इट went against his hope and he declared it an artistic failure. वो उसके desire के मुताबिक according to his desire he wanted to have some meaning in that particular play which is written by Shakespeare called Hamlet. And when he didn't get something important and something very interesting in that particular play, he just pronounced it, he just claimed that it is an artistic failure. ठीक है, काफ़ी लंबा हो गया गाइस, लेकिन थोड़ा सा ही रह गया, मैं वो भी आपको पढ़ देती हूँ. अब ये तकरीबन हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. लेट मी टेल यू. All the theoretical assumptions have been rejected by Belsey. अब यानी बेल्से ने इन सबको रिजेक्ट कर दिया, जितनी भी थ्योरीज थी वन बाय वन. अब हम इसे जल्दी जल्दी से देखेंगे. Expressive realism and expressive criticism, general experience, reader-oriented theory. She has also nullified and annulled
following theories and approaches: existentialist approach, absurdist approach, autobiographical approach, idealistic approach, ideological approach, historical and psychological approaches। यानी ये जितनी अप्रोचेस हैं इसने वन बाय वन इन सबको रिजेक्ट कर दिया। अब आखिर पे देखिएगा आप, मुझे तो यही हुआ था जैसे वो होता है ना उर्दू का एक मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये वो वाला हिसाब है। अगर तो आपकी राय इसके साथ कोरिलेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। तो क्योंकि और एंड पे मैं आपको अपनी राय भी दूंगी इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्रेसिव ये हम लोगों ने कर लिया। बेल्से वन बाय वन रिजेक्ट्स ऑल द अप्रोचेस बिकॉज दीज आर अनेबल टू मेक अस रीच द एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, बेल्से जो है वो रिजेक्ट करती है वन बाय वन जितनी भी अप्रोचेस हैं उनको, क्योंकि किसी ना किसी हद तक कोई भी जो है वो प्रॉपर मीनिंग उसे नहीं दे पाई। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दीज आर नाइदर एब्सोल्युटली फॉल्स no absolutely true. In fact, each of them is partially true. All perceives reality in fractions. अब वो कहती है कि जितनी यानी बेल्से ने वन बाय वन सबको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि कोई अपने अंदर अच्छाई लिए हुए है, कोई बुराई लिए हुए है, कोई पर्टिकुलर वे में ट्रू नहीं है, कोई पर्टिकुलर वे में फॉल्स नहीं है। और अगर देखा जाए तो पार्शली कुछ बेहतर हैं और पार्शली कुछ बेहतर नहीं है। After rejecting all the contemporary ideological critical assumptions, Belsey concludes that literature is an art of language, and it is only the language that in the use of language that the meaning lies. अब वो सारी चीज़ों को उसने रिजेक्ट करने के बाद किस चीज़ का साथ दिया? उसने लैंग्वेज का साथ दिया, यानी उसने फॉरेन डिसॉर्चर को एडमायर किया है और उसने यानी कहा है कि जो मीनिंग है वो कहाँ रहता है, वो लैंग्वेज में लाई करता है। यानी आपको यानी उसने आइडियोलॉजी को भी रिजेक्ट कर दिया, उसने रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिजेक्ट कर दिया, उसने टेक्स्ट को भी उसने राइटर को भी रिजेक्ट कर दिया, और उसने सबसे ज़्यादा किसको अहमियत दे दी? लैंग्वेज को। उसने कहा है कि जो पर्टिकुलर वे में लिखा जाता है, जिस अंदाज़ में लिखा जाता है, वो चीज़ जो होती है वो अहमियत की हामिल होती है और उसी में से हमें मीनिंग मिलता है। बेल्से थिंक्स दैट द लास्ट मेथड, यानी उसने कहा कि जो लास्ट मेथड है द स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड, जो स्ट्रक्चरलिस्ट का एक मेथड होता है, यानी अपने आप यानी अपने काम को पोर्ट्रे करने का अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ एडमायरेबल। और वो कहती हैं द स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन एनालाइजिंग फिनोमेना एज इन anthropology, linguistics, psychology or literature, chiefly characterized by contrasting the elemental structure of the phenomena in a system of binary oppositions। अब वो बाइनरी ऑपोजिशन को भी यानी बड़ा वो करती है, प्रिविलेज देती है और कहती है कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट का एक मेथड है वही एक प्रॉपर मेथड है जिसमें सिस्टमेटिकली तरीके से लैंग्वेज को सामने रखते हुए एक आर्ट फॉर्म क्रिएट किया जाता है, एक पीस ऑफ आर्ट को एक प्रॉपर तरीके से शक्ल दी जाती है और वही हमें असल मीनिंग देता है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं यस बर्थेस रोनाल्ड 1915 to 1918 की डेट ऑफ बर्थ है। फ्रेंच सोशल एंड लिटरेरी क्रिटिक एंड थ्योरिस्ट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म, जो स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएट करते हैं बर्थेस रोनाल्ड, इनका भी नाम याद रखिएगा। फर्डिनेंड डी सोशर तो जी प्रोटैगनिस्ट हैं इनकी बुक के, तो उनको तो आपने डेफिनेटली याद रखना ही रखना है। The study of how cultures organize or signify meanings in their written text। अब वो कहते हैं कि written text में हम यानी कैसे राइटर पोर्ट्रे करता है अपने मीनिंग अकॉर्डिंग टू कल्चर और अकॉर्डिंग टू यानी जो उनको सकाफ़ती तौर पर जो यानी वो अडॉप्ट करना चाहता है राइटर, उसको वो ऑर्गेनाइज वे में एक सिस्टमेटिकली तौर पर टेक्स्ट में परफॉर्म करता है विद सिमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ सिम्बल्स, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन सबको सामने रखते हुए एंड साइन एंड सॉरी गाइस जस्ट इग्नोर दिस वन एंड साइन एंड ऑल्सो विद न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, a literary movement in Europe and the United States prominent after World War II 1939 to 1945 ये यानी टाइम पीरियड था वर्ल्ड वॉर का।
which emphasized analyzing the written text itself, excluding biographical, कल्चरल और सोशल सोर्सेज। ये मैंने आपको शायद पहले भी मिसाल दी है अपनी तरफ से ही, अब इसमें भी यूज़ हो रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 यानी जो उस टाइम पे चल रहा था, जो मसले मसाइल चल रहे थे, जो टेंशन्स क्रिएट हुई थी, जो पैथेटिक सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंगली राइटर्स ने अपना टेक्स्ट क्रिएट किया और उन्होंने लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। उन्होंने पूरे जो भी रूल्स और रेगुलेशन थे उसको फॉलो करते हुए अपने टेक्स्ट क्रिएट किए और एक प्रॉपर आपको मैसेज दिया अपनी बुक से, अपने यानी जो भी उस टाइम पोइट्री या जो भी आर्ट वर्क, पीस ऑफ आर्ट लिखे जा रहे थे उसके अकॉर्डिंगली। तो मेरे ख्याल से जो कैथरीन बेल्से हैं ना, उनसे ही बहुत ज़्यादा यानी फैसिनेट हुई और फिर उन्होंने अपनी यही बुक लिख डाली। Clint Brooks, Wimser, T.S. Eliot and Catherine Belsey believe that the meaning lies in the structure of the poem. अब ये आपने ये 4-5 नाम जो हैं ये आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि इनका जो कंक्लूजन निकालना है उन पे हम लोगों ने ये नाम ज़रूर लिखने हैं कि इन्होंने असल में हम लोगों को यानी ये कैथरीन बेल्से जो हैं इनका साथ दे रही हैं और इन लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म को एडमायर किया। ठीक है, इट इज़ नाइदर इन रीडर्स माइंड नोर इन राइटर्स माइंड नोर इवन इन द इन्वायरमेंट, द मीनिंग लाइज इन द स्ट्रक्चर, दिस इज़ स्ट्रक्चरलिज्म। अब वो कहती हैं कि जो यानी रीडर के माइंड में भी नहीं है, राइटर के माइंड में भी नहीं है, आइडियोलॉजी भी नहीं है, इन्वायरमेंट जो भी हम लोग आइडियोलॉजी अपने इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करते हैं उनमें भी नहीं है। असल में मीनिंग कहाँ है? स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरलिज्म में, यानी जो भी स्ट्रक्चर एक टेक्स्ट का, एक पोइम का जो भी दिया गया है उसके अंदर मीनिंग लाई करता है। तो मुझे अपनी भी राय ज़रूर बताइएगा गाइस, आपको क्या लगता है कि मीनिंग है कहाँ? ये एक क्यूरियोसिटी है जो कि मेरे ख्याल से कैथरीन बेल्से को पढ़ने के बाद आप सबके अंदर डेवलप हुई होगी, क्योंकि मुझे तो थोड़ा अजीब ही लग रहा था कि स्ट्रक्चरलिज्म में है। मीनिंग तो मेरे ख्याल से एक रीडर के दिमाग में ही होता है, क्योंकि जब तक उसे आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा मीनिंग्स आपको देखने में मिलते हैं। अगर आप किसी एक पीस ऑफ आर्ट को पढ़ते हो तो आप अपनी राय उसके मुतालिक देते हो, तो आपकी जो राय है वो कन्फाइंड नहीं है राइटर के दिमाग तक। आजकल तो ज़माना बहुत आगे चला गया भाई। चलें आगे पढ़ते हैं। Commenting on the method of criticizing, appreciating by means of ideological aspects, T.S. Eliot says that most of criticism is not the appreciation of the poem, it is actually on appreciation of the poet. ठीक है, अब टी.एस. एलियट कहते हैं कि काम जो भी लिखा जाता है उसकी अप्रिसिएशन पोइम से ज़्यादा पोइट को दी जानी चाहिए, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है। द स्ट्रक्चरलिस्ट और फॉर्मुलिस्ट क्रिटिसाइज बिलीव्स दैट फॉर्मुलिस्ट क्रिटिक्स बिलीव दैट द ओनली concrete thing before us is the poem। ठीक है, जो यानी जो जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए वो असल में पोइम है। हमें पोइम को देखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पोइट का उसे क्या, हमें पोइम को सामने रखते हुए एनालिसिस करना चाहिए कि वो जो पीस ऑफ आर्ट है उसमें जो बात हुई है वो बात है क्या। deconstruct it and reach the meaning, इसको deconstruct करें यानी इसको components में डिवाइड करें, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और फिर हर हिस्से को परखें और देखें कि वो कहना क्या चाह रहा है, राइटर आपको बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्लिंट ब्रूक has also adopted the same method in his book The Well Wrought On, while appreciating Keats' ode on a Grecian on, he has shown the passion of the poem and sincerity of the poem. He has also shown how Keats relates death and desire, metaphor, similes, symbols, etc. ठीक है, अब यहाँ कैथरीन ब्रूक ने जो कीट्स को एडमायर किया है क्योंकि उन्होंने अपनी पोइम में एक सिंसियरिटी दिखाई है और उन्होंने मेटाफोर्स यूज़ की हैं, सिमिली सिंबल्स के अकॉर्डिंगली अपने, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये लैंग्वेज के हिस्से हैं, लैंग्वेज के बॉडी पार्ट्स कह लो आप इन्हें। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं और हर एक का एक अपना निज़ाम होता है, किसी एक को भी अगर हम काट दें तो फिर वो हमारी बॉडी जो है वो यानी पैरालाइज वाली वो फॉर्म आ जाएगी, यानी अजीब कैफियत आ जाएगी, डिसेबल हम लोग लगेंगे। तो वही चीज़ एक पोइट्री में भी है कि अगर आप कोई अहम पार्ट जो है उसको स्किप कर दोगे
तो वो यानी आपके लिए डिसेबल, आपकी जो पोइट्री है वो ख़राब हो जाएगी, या कोई भी आपका लिटरेचर पीस ऑफ आर्ट है तो वो ख़राब हो जाएगा। बाय डीकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पोइम, यानी किसी भी पोइम को जब आप डीकंस्ट्रक्ट करते हो, डीकंस्ट्रक्ट का मतलब याद रखिए, डीकंस्ट्रक्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि डिस्ट्रक्शन, इट मीन्स डीकंस्ट्रक्शन, यानी दोबारा से आप उसे किसी चीज़ को ऐड करके उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपनी राय देकर। वी मीन दैट द पोइम मस्ट बी डिवाइडेड इनटू इट्स वेरियस एलिमेंट्स, diction, metaphors, paradoxes, rhythm, rhyme, phones, etc. ठीक है, तो यानी पोइम में जितनी भी मेटाफोर्स हैं, पैराडॉक्सेस हैं, राइम, रिदम, स्कीम, फॉन्स, और ये जितने भी यानी पार्ट्स हैं, ये सारे उसका हिस्सा होते हैं और किसी एक को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। टू द फॉर्मुलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स, आइडियाज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उनका फोकस किस चीज़ पे होता है, यानी स्ट्रक्चरलिज्म जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं उनका फोकस लैंग्वेज पे होता है रेदर देन कंटेंट। दे कंसिडर लिटरेचर एज अ स्किल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, और वो लिटरेचर को क्या यानी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, एक यानी जिस तरह अब जॉन मिल्टन है, उसने लैंग्वेज को ज़्यादा देखा है, उसने अपनी लैंग्वेज नहीं ख़राब होने दी, हालांकि अपना उसने कंटेंट ख़राब कर लिया पैराडाइज लॉस्ट में, लेकिन उसने अपना लैंग्वेज को नहीं ख़राब होने दिया। उसने बड़े पर्टिकुलर वे में ज़बरदस्त राइम स्कीम को फॉलो करते हुए, सॉरी मैं किसकी बात करना चाह रही थी, मैं अलेक्जेंडर पोप की बात करना चाह रही थी। उन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से राइम स्कीम को फॉलो किया है और बड़े तरीके से उन्होंने बातचीत की है। और पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने क्या किया है, उनकी लैंग्वेज तो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी यानी उन्होंने टफ़ लैंग्वेज यूज़ की है और बड़े ज़बरदस्त अल्फाज यूज़ किए हैं, सिमिलीज़ यूज़ की हैं, यानी हेगलियन जो थी उन्होंने वो सिमिलीज़ यूज़ की हैं बड़े टफ़ वे में, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आम बंदा उनकी बात कैसे समझेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से उनका थोड़ा सा वीक पॉइंट था। हम कहाँ थे गाइस? Yes, night has no meaning, sorry, meaning comes through contrast and contradiction. Night has no meaning except as a contrast to day and light of darkness. अब वो कहता है कि जो यानी यहाँ बात हो रही है बाइनरी ऑपोजिशंस की, कि लिटरेचर में हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ को दूसरी के साथ, ऑपोजिट के साथ जब मिलाकर डिफ़ाइन किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। ठीक है, ये भी लिंग्विस्टिक का हिस्सा है। Thus the meaning lies in the structure of a work of literature. तो जो meaning है वो कहाँ लाई करता है, वो structure में लाई करता है। Therefore, in order to understand a poem, we have to deconstruct the poem into its components. After deconstructing and analyzing the various elements of it, we synthesize our thoughts according to the raw material components. यानी किसी भी पीस ऑफ आर्ट को, किसी भी पोइम को हमें समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को डिफरेंट छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है और फिर उनको क्रिटिकली इवेल्यूएट करना है, उनका एनालिसिस करना है और फिर हमें एक यानी अपना जो है कंक्लूजन निकालना है। दिस इज़ नोन एज रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द डीकन्स्ट्रक्टेड एलिमेंट ऑफ द पोइम। यानी ये इसका मतलब है कि रिकन्स्ट्रक्ट करना उन सब चीज़ों को, उन सब डीकन्स्ट्रक्टेड एलिमेंट्स को जो कि पोइम यानी आपको दे रही है। इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू बेल्से इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इट्स क्रिएशन। यानी जो भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको दिया गया है उसको जब आप डीकन्स्ट्रक्ट करते हो तो वो एक प्रोसेस होता है फिर से क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। We deconstruct the poem and reach the basic materials on which the poem has constructed the poet has constructed the poem. यानी जब हम deconstruct करते हैं तो फिर हम उसने ये नतीजा अखज़ करते हैं कि कैसे हमारा जो पोइट है वो पहुंचा है पोइम तक। ठीक है, टू सम अप अब हम लोग इसको एंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबी हो गई आज वीडियो गाइस, लेकिन ये मैंने एक ही में ख़त्म करना था क्योंकि ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। तो बेल्से अप्रोचेस इज़ द अप्रोच ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट। ठीक है, अब बेल्से कैसे अप्रोच करती है इन यानी स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिज्म को कैसे वो अडॉप्ट करती है, एडमायर करती है। शी रिजेक्ट्स ऑल द कॉन्टेम्प्रेरी क्रिटिकल थ्योरीज बिकॉज शी बिलीव्स दैट द मीनिंग लाइज इन द वर्बल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सट्रैक्ट। यानी वो कहती है सब चीज़ों को, थ्योरीज को रिजेक्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर है उसमें मीनिंग हमें मिलता है। वी शुड नॉट कंसिडर द ऑथर, द टाइम, द एनवायरनमेंट, द आइडियोलॉजी एक्सेट्रा।
वो कहती है कि हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट हमें क्या सिखा रहा है, हमारा ऑथर हमें क्या बताना चाह रहा है या हम खुद क्या समझना चाह रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें एक जो बुक है या पेजेस हैं, ये इन पे जो रिटन फॉर्म में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमें क्या बता रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हमें सोचना है, क्योंकि ये अगर लिखा गया तो किसी वजह से ही लिखा गया है। What we need is to consider the words on the page। हमें क्या कंसिडर करना है, हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए, हमारा कंसर्न होने चाहिए वो अल्फाज जो एक पेज पर लिखे गए हैं। Now words, metaphors, similes and symbols and their interplay is more important and fruitful than going into its ideological history। अब वो कहती है हमें हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो पूरा ध्यान है उन चीज़ों की तरफ होना चाहिए जैसे सिम्बल्स हैं, सिमिलीज हैं, और जितनी भी इंटरप्रिटेशन मेटाफोर्स उसने यूज़ किए हैं अपने टेक्स्ट में, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली अपना पर्सपेक्शन देना चाहिए, यानी हमारा उस पर्सपेक्टिव से हमें सोचना चाहिए। It is noteworthy that all the theories discussed in the essay are not absolutely false. In fact, there are some fine and opposite aspects in all of them. That's why a teacher's approach should be eclectic, free, and miscellaneous. And this is what common sense says. He should not be bound to a particular theory. He should get the material that helps him without any prejudice. अब वो कहती हैं कि जितनी भी थ्योरीज उन्होंने डिस्कस की हैं वो एब्सोल्यूट तरीके से फॉल्स भी नहीं है, एब्सोल्यूट तरीके से ट्रू भी नहीं है, ठीक है। अपने अंदर हर कोई अपनी अहलियत लिए हुए है और ये हमारी अपनी कॉमन सेंस है कि हम किसको किस तरह परसीव करें, क्योंकि हमारा अपना व्यू पॉइंट है और उनका अपना व्यू पॉइंट है। अगर तो हमारी बात उनसे मैच हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो हमारी राय दूसरे की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। वी शुड नॉट बी बाउंड टू अ पर्टिकुलर थ्योरी। हमें किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर बाउंड नहीं होना चाहिए कि अगर हमें यानी फर्डिनेंड डी सोशर का ये समझ आ रहा है सिग्निफायर और सिग्निफायर तो हम उसी पे चिपके रहें। हमें यानी अगर किसी दूसरे का भी बेहतर लग रहा है तो हमारी जो यानी इंटेंशंस हैं वो वहाँ यानी हमारा जो थॉट्स हैं वो वहाँ डाइवर्ट हो सकती हैं, ठीक है। आगे वो कहती है इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट देयर इज़ नॉट वन एब्सोल्यूट ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, एवरी थ्योरी स्टेट्स अ पर्टिकुलर ट्रूथ, ठीक है। अब वो कहती है इट गोज़ विदाउट सेइंग कि दैट देयर इज़ नॉट वन एब्सोल्यूट ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में भी कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, यानी कोई एक प्रॉपर सच नहीं है। एवरी थ्योरी स्टेट्स अ पार्शियल ट्रूथ, तो हर थ्योरी अपने अंदर एक यानी पार्शली अपने अंदर एक ट्रूथ लिए हुए है। एज देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फिलोसफी ऑफ लाइफ, सिमिलरली देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फिलोसफी ऑफ लिटरेचर। इसी तरह के एक यानी एरिस्टोटल जो था वो उसकी जो अप्रोच थी वो रियलिस्टिक अप्रोच थी, जबकि प्लेटो की आइडियलिस्टिक अप्रोच थी। तो उनके नज़दीक लाइफ की जो फ़िलोसफी थी वो डिफरेंट थी, एब्सोल्यूट नहीं थी। सिमिलरली देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फिलोसफी ऑफ लिटरेचर। इसी तरह लिटरेचर को डिफरेंट जो क्रिटिक्स हैं, डिफरेंट जो राइटर्स हैं, डिफरेंट रीडर्स जो हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली उसको देखते हैं और अब उनकी अपनी अपनी फ़िलासफ़ीज़ हैं उसको लेकर। द फिलोसफी ऑफ लाइफ इज़ द सम टोटल ऑफ द फिलोसफीज़ ऑफ लाइफ एंड देयर फॉर द फिलोसफीज़ ऑफ लिटरेचर इज़ द सम टोटल ऑफ द थ्योरीज़ एंड फिलोसफीज़ ऑफ लिटरेचर। मुझे पता है ये आपको घुमा देगा थोड़ा सा ये पैराग्राफ, लेकिन इसका ये सम अप यही है, इसका कंक्लूजन यही है कि डिफरेंट फ़िलोसफीज़ में यानी हर फ़िलोसफी पूरे तरीके से ठीक नहीं है, एक एब्सोल्यूट वे में ट्रू नहीं है, अपने अंदर कुछ पार्शली ट्रुथ लिए हुए है जो कि यानी जिस तरह लाइफ को देखने कुछ लोग एथिस्टिक माइंड के होते हैं, यानी खुदा को नहीं मानते, कुछ एग्जिस्टेंशलिज्म से रिलेट करते हैं अपने आइडियाज़ को, ठीक है। तो हर एक को ज़िंदगी को देखने का अपना अंदाज़ है और हर किसी को लिटरेचर को देखने का अपना अंदाज़ है। अब जिस तरह जो थे बर्टोल्ट ब्रेक्ट कहते थे कि जो लिटरेचर है, लिटरेचर इज़ अ हैमर विद विच यू कैन मेंड सोसाइटी, ठीक है। जबकि जेफरी चौसर कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ मिरर विद विच यू कैन रिफ्लेक्ट सोसाइटी। उनके देखें दोनों बहुत बड़े नाम हैं और उनके अपने अपने व्यूज़ हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने यानी लिटरेचर को डिफ़ाइन किया कि लिटरेचर को किस तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह ये जो कैथरीन बेल्से की राय थी उन्होंने हमें सम अप दिया कि उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट जो
स्ट्रक्चरलिज्म की जो मूवमेंट थी उसको उन्होंने एडमायर किया और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जो मूवमेंट थी उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, तो गाइज़ ये काफ़ी लंबा हो गया है हमारा जो टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट था इसको डिस्कस करना। इससे बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको अपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है 3 से 4 दफ़ा और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, so thank you so much guys for watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Boards in order to get more interesting videos regarding to your subject and your particular question. Thank you so much guys, take care till then, Allah Hafiz.